हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज बच्चों, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से चीजें जो है डिस्काउंट परसेंट और आपका एमआरपी एंड हमने जो इसमें देखा टैक्सेस को लेके क्वेश्चंस देखे थे। तो अब जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, अब थोड़ा हम नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम थोड़ा जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर, करेंगे अपनी क्लास शुरू। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो यस बच्चों, आज आप जो करोगे उसका रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। आज मेहनत करोगे तो कल आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अब अगर आप कल के भरोसे हो कि यार कल का कल देख लेंगे, एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि एक दिन पहले आप एग्जाम से पढ़ रहे हो तो आप पास हो जाओगे, है ना। बट जो रोज पढ़ता हुआ आ रहा है उसकी गारंटी है कि वो पास भी होगा और अच्छे मार्क्स भी लाएगा, टॉप भी कर सकता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड अभी तक ये हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे देखे, चलो पहले एक क्वेश्चन निकला जाता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं, है ना। एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1 to 1 वस्तु को 18% जीएसटी सहित 1229 में खरीदी गई थी। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु की कीमत क्या होगी ज्ञात करो। तो आप दोनों मेथड से कर लो, या तो आप 100% वाले मेथड से कर लो या फिर आप एक्स वाले मेथड से कर लो। दोनों तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए जरा फटाफट करें इस क्वेश्चन को। चलिए देखें इस क्वेश्चन को, आया किसी का आंसर। अब एक वस्तु 18% जीएसटी सहित कितने में खरीदी गई, 1239 में खरीदी गई, है ना। तो यानी कि हमें पूछा जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु की कीमत क्या थी। ठीक है, तो आप मानो लेट, देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस किसी चीज की कॉस्ट प्राइस है इतना 100 रुपए, उसमें टैक्स लगा 10 रुपए, तो टोटल हो गया 110 रुपए। तो वो हमें कितने का बेचेगा, सेलिंग प्राइस 10 रुपए की। हमारे सेलिंग प्राइस 110 रुपए की हो गई ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप यहाँ देखो, हमने खाना खाया 300, हमने खाना खाया 355 रुपए का, ठीक है। बट जो हमारा बिल आया 419 का है। 355 में क्या जुड़ा, 355 में आपके टैक्सेस जुड़े, जीएसटी, जीएसटी और वो जुड़ के आपका सेलिंग प्राइस, यानी आपको कितने में बेचा गया बिल, या फिर खाना 419 में बेचा गया। ठीक है, तो वही चीज आपकी यहाँ है। आप इसको मान लो कि लेट सीपी बी एक्स रुपीज, है ना, यानी कि माना सीपी एक्स रुपीज है, क्रय मूल्य, है ना। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस सीपी, जो सीपी होगा प्लस जीएसटी, ये होगा ना हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है सर, तो अब देखो सीपी तो हमारा एक्स है, जीएसटी हमें नहीं पता जीएसटी कितने रुपए का है। तो जीएसटी किस पे लगता है, जो भी टैक्स आपका लगता है वो आपके कॉस्ट प्राइस पे लगता है, यानी एमआरपी पे लगता है ना, इतना टैक्स कॉस्ट प्राइस पे आपका टैक्स लगता है। तो जीएसटी कितना है हमारा सर, 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जो भी हम एक वस्तु पर 18% जीएसटी, जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 18% उस पर जीएसटी लग जाता है। तो 18% को लिखूंगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि ऑफ सीपी का मतलब, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई सीपी हमारा एक्स। तो अगर इसको मैं प्रॉपर कर लूं तो ये आ जाएगा 18x/100। ये 100 पूरा कटेगा नहीं इससे, तो मैं इसको ऐसे ही रहते हूँ। तो देयरफॉर अब देखोगे आप, तो देयरफॉर जो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो देयरफॉर अब देखो जो हमारा क्या है, जो हमारा ये है क्या क्या, एक्स रुपीज सीपी जो कॉस्ट प्राइस प्लस इसमें जोड़ दिया गया टैक्स, मिलके क्या बनाया, सेलिंग प्राइस बनाएगा। और सेलिंग प्राइस कितनी देरी की, हमें कितने में बेची चीज, 1229 में, कितने में बेची ना। और ये कितना है, ये 18 है। तो अब इसको करोगे आप, ये आ जाएगा 100
तो 100x प्लस 18x इक्वल्स टू 1239। तो 100 प्लस 18 इज 118x अपॉन 100 इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x को इधर रखो, तो 1239 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118, यही होगा 100 और 18 118, यही तो होगा, है ना। तो अब देखो ये किससे कट रहा है, 8 1 9 1 10, ये तो इवन नंबर हो गया, है ना, 3 से भी नहीं जा रहा है। और चलिए इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देखोगे 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा सॉरी, ठीक है। अब 59 से आप इसको डिवाइड कर लो, या फिर छोड़िए 118 से ही हम इसको डिवाइड कर ले तो हमारे ज़्यादा इजी होगा, है ना। तो 118 से आप डिवाइड करेंगे 123900, ठीक है। तो 118 मंजा 118, 13 में से 8 गए 5 और ये 0, फिर ये 9 नीचे उतरेगा, 9 छोटा पड़ गया तो 0 भी नीचे उतारना पड़ेगा, तो 0 उतारने के लिए 10 लगाना पड़ेगा। तो 118 5 आप देखोगे 11 5 55 होता है ना, तो 118 इंटू 5 करके देखते हैं, 5 8 40, 5 1 5 39, 590, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। 123900, ये तो करेंगे 123900 डिवाइडेड बाय हमने क्या 118, तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसको 5 टाइम आ गया, ये 0 नीचे उतरा तो 0 0, तो 1050 डिवाइड करके आप देखोगे तो पूरा प्रॉपर आ रहा है, ये आ गया 1050 रुपीज। तो x हमारा क्या था, CP, यानी कि देयरफॉर पहले ये तो आप या तो आप CP मान लो, है ना, माना CP भी है, या फिर आप इसको रख सकते हो लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी, जीएसटी लग गए थे, आर्टिकल का प्राइस पहले क्या था, 100 रुपीज था, ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा आंसर, तो x हमारा आ गया, तो यानी कि जीएसटी लगने से पहले इसकी कीमत कितनी थी, जीएसटी लगने से पहले इसकी कीमत 1000 रुपए थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम अपने दूसरे तरीके से करते हैं, जो हम करते हैं, ठीक है। उसमें आपने बोलिया कि सर लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100%, ठीक है। एक वस्तु 18% जीएसटी, यानी 18% जीएसटी रहेगी, सेलिंग प्राइस में 18% और बढ़ रहा है ना, तो एसपी इसका हो जाएगा 118%, एसपी 118% हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीएसटी सहित 1229 में खरीदी गई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा एसपी है, हमारा एसपी कितना है 1229 बराबर 118% होगा, इस तरह से लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार हम ऐसे कर सकते हैं कि जो ये 118% है, ये किसके बराबर है, ये 1229 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% के लिए 1229 बटे 118, और हमें किसकी चाहिए सर, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू 1229 बटे इंटू 100, बस वही चीज आ गई, कैलकुलेट करके आपकी 100% की वैल्यू आ जाएगी 1050, ठीक है। कॉपी करो इसको। चलिए बच्चों, अब थोड़ा हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं। ब्याज दर क्या होती है ना, ब्याज इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं। ब्याज जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है बच्चों साधारण ब्याज और इसका होता है चक्रवृद्धि एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बट इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी हमें समझनी चाहिए। पहली इसमें जो चीज आती है वो आती है बच्चों प्रिंसिपल, फिर होता है प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं, फिर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, फिर होता है टाइम जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो आप इसमें देखो प्रिंसिपल क्या होता है, हाँ फिर आता है मेन अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये सबके लिए, दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि एक के लिए, दोनों। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो गया आपका मूलधन, ठीक है, ये हो गया ब्याज दर, टी हो गया समय, ठीक है, और अमाउंट हो गया आपका जो आपकी कुल अमाउंट होगी, ठीक है। तो इसके बारे में रुक के आपको बता दूं, प्रिंसिपल होता है मूलधन जो आप उधार लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन जो हम उधार लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर, आपने कितने ब्याज दर पे, आपने 10% ब्याज पे लोन लिया, जैसे आता है ना कि होम लोन लो 10% पे, कार लोन लो 15% पे, है ना, अलग अलग ब्याज दर होती है, तो वो ब्याज दर ये हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम, कितने समय के लिए हमने लिया है, और अमाउंट आपका होता है अमाउंट यानी कि कुल जो आपका, आपको वापस अमाउंट लास्ट में हमें वापस देना पड़ता है। जब हम लोन लेते हैं तो हमें देना पड़ता है, और जब हम लोन देते हैं तो हम वापस पैसा लेते हैं। तो अमाउंट जो होती है आखिरी की जो पैसा होता है, प्रिंसिपल हमने कितना मूलधन दिया उसको, प्लस इंटरेस्ट, उस पर कितना ब्याज दर लगा, है ना। कितना मूलधन, जैसे आप देखोगे अमाउंट को आप देखोगे तो मूलधन, भाई आपने एक मूलधन दिया होगा ना कि भाई ले 500 रुपए रख ले, 1000 रुपए रख ले, प्लस आप, अब आपका रिश्तेदार तो है होगा नहीं हर कोई, तो उसको किसी ब्याज दर में आप दोगे, और जो आपका इंटरेस्ट होगा ब्याज, वो लग के आपकी क्या बनेगी, आपकी अमाउंट बनेगी, यानी कि आपका जो लागत जो आपकी है, ठीक है, अमाउंट, वो आपका इससे बन के बाहर। अमाउंट को आप ये समझ लो कि कुल धनराशि, धनराशि या कुल धनराशि जो भी होती है वो आप अमाउंट आप समझ लो। चलिए ये लिख लिया आपने। अब आते हैं हम अपना अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता कैसे है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है और आपका चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। तो इधर आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट जिसको एसआई हम बोलेंगे, इधर हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको सीआई हम बोलेंगे। तो आप यहाँ देखें सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई। फॉर एग्जांपल हमने किसी से पैसे लिए उधार, प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के ब्याज दर से हमने लिया, और टाइम कितना लिया, 3 साल, ठीक है। तो अब देखो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए जो अमाउंट क्या बनेगा, ये देखिए क्या होता है, साधन ब्याज में समझना, ठीक है। तो इन दो के बीच में जो डिफरेंस आपका होगा, ठीक है, 10 वर्ष की जगह से
आप किस तरीके से पहले इतना लिख लें, ये आप समझना कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। P इक्वल्स टू 100 रुपीज का इन्होंने वो लिया है, रेट इसमें 10% हम रखते हैं और टाइम रखते हैं 3 ईयर्स, ठीक है। अब एक चीज यहाँ देखना, जो आपको एक चीज और यहाँ पता होनी चाहिए कि इसमें आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ब्याज निकालने का फॉर्मूला, चाहे कोई सा भी आप ब्याज यहाँ पे निकालो, इंटरेस्ट एक फॉर्मूला लिख लेना, इंटरेस्ट ब्याज निकालने का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P ब्याज निकालने का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी साधारण ब्याज, यानी ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपका है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पहले इसको लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चन, इस पे आपको इसको मैं डिफरेंशिएट करके आपको बताऊं। और सेकंड ईयर, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए थोड़ा क्या जाता है, फॉर थर्ड, तो फॉर फर्स्ट ईयर आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको पता है फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आप करो, प्रिंसिपल कितना लिया था, 100 रुपए लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ लिख लो। आपने क्या किया, 100 रुपए किसी से लिए, ठीक है, 3 साल के लिए आपने 100 रुपए लिए, एक से आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, एक से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए, ठीक है, या फिर एक से आपने तो आपको किसको ज्यादा देना पड़ेगा, या फिर आपको कहाँ ज्यादा प्रॉफिट होगा देख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 से 100 कट गया, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आया वो कितना है, 10 रुपए है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे पास, टोटल अमाउंट कितना हो गया इसमें, 100 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 100 अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। तो यानी कि अमाउंट क्या बताया था मैंने, लास्ट में जो पैसा हम वापस करते हैं उसको हम अमाउंट बोलते हैं, धनराशि या कुल धन, ठीक है, टोटल अमाउंट है, टोटल मनी जो हम वापस करते हैं उसको अमाउंट हम बोलते हैं। अब यहाँ देखो फॉर सेकंड ईयर भी आप देखो P इंटू आर, भाई उसके लिए तो हमने 100 रुपए उधार ले रखे हैं ना, भाई हमने तो 100 रुपए उधार लिए हैं, उसमें बोला हर साल में इंटरेस्ट लगाऊंगा, बट उसके लिए तो 100 रुपए ले रखे हैं। P इंटू आर, रेट कितना है 10, इंटू टाइम, एक साल के लिए, फॉर भले सेकंड ईयर है बट कितने, एक ईयर के लिए ही तो ले रहे हैं, इसको भी एक ईयर के लिए ही ले रहे हैं। तो अगेन आप यहाँ देखोगे, तो अगेन आप यहाँ देखो 100 से कट गया, अगेन यहाँ पे कितना आ गया, इस साल भी कितना रुपए इंटरेस्ट लगा, 10 रुपए इंटरेस्ट लगा। तो टोटल अमाउंट 2 साल बाद, उसे याद है क्या, 2 साल बाद अगर पैसे देगा तो कितने देगा वो, 110 पहले साल के और 10 रुपए इस बार के, तो टोटल 120 रुपए देगा। बट उसको पता ये भी है कि हमने पैसा जो दे रखा है 3 साल के लिए दे रखा है, तो 3 साल के लिए जो पैसा दिया वो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। तीसरे साल के लिए भी 100 रुपए, 10% की, एक साल, तीसरे साल मतलब है तो एक साल की अवधि ना, है तो एक साल की अवधि, कितने साल की थी ये, तो यहां से भी आपका देखोगे तो कितना आ गया, 10 रुपए आ गया। तो अमाउंट तीसरे साल बाद कितना, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स 120 पहला और 10 अभी का, तो कितना आ गया 130 रुपए। तो उसने जो है 130 रुपए वो देगा, 130 रुपीज एज अ सिंपल से 100 रुपए लिए, 3 साल बाद वो 130 रुपए उसको वापस लौटाएगा, 1000 बोलो तो 1300 लौटाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस तरफ, ठीक है, ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वही फॉर्मूला आपका लगेगा, I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इंटरेस्ट ब्याज निकालने का तरीका तो वही है ना, अब यहाँ पे देखो डिफरेंट कहाँ हो जाता है, तो आप देखो फॉर फर्स्ट ईयर, कितना होगा, अगेन वही सर 100 रुपए 10% की ब्याज से एक साल के लिए बटे 100 रुपए, भाई ब्याज तो वही रहेगा, 100 रुपए लिया आपने 10% पे, ठीक है, तो 10% PRT अपॉन 100, तो कितना आ गया 10 रुपीज। यहाँ भी आपका देखोगे 10 रुपए आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया कि 10 रुपए। तो अमाउंट कितनी हो गई, अमाउंट फॉर आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल के अमाउंट कितनी की, 100 रुपए लिए थे, 10 रुपए का इंटरेस्ट लगा, यानी कि 110 रुपए हो गए, ठीक है। अब पहले साल तक उसके पास मेरे 110 रुपए हैं, या फिर मेरे पास उनके बैंक वालों के 110 रुपए हैं, ठीक है। अब सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर देखो, फॉर सेकंड ईयर अब लिए तो मैंने 100 रुपए हैं, लिए तो मैंने 100 रुपए हैं, बट यहाँ तो हमने 100 रुपए लिए, इसमें 100 रुपए ही इंटरेस्ट लाया, पूरा जो इंटरेस्ट लगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू थी सब पे 100 रुपए थी, यानी कि जितना हमने पहले उधार
लिया था उतना ही था सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है कि सेकंड ईयर अब उससे पैसा किसको 110 रुपए बैंक बोलेगा कि भाई अब जो आपका जो अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल बनेगा, यानी कि भाई आपने हमसे कि देखा जाए तो एक साल में आपके पास यानी कि मेरे पास बैंक के कितने रुपए हैं 110 रुपए हैं। तो 110 रुपए बैंक के है ना मेरे पास, तो मैं ब्याज किस पे दूं, बैंक बोलेगा ब्याज तो 110 पे लगेगा, तो अमाउंट बिकम प्रिंसिपल यहाँ है ना। ये आप यहाँ पे एक लाइन से आप समझ जाओ कि ये अमाउंट क्या बन गया, अमाउंट बिकम प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए जो अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है सीपी में। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि सर यहाँ पे यानी कि 110 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वही 10% रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% रहेगा 100। तो अब यहाँ आप काटोगे तो यहाँ 100 तो यहाँ पे आपका जो आ गया कितना आया नेक्स्ट साल इंटरेस्ट 11 रुपए इंटरेस्ट आया। तो जो आपका अमाउंट बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो आपका अमाउंट बनेगा P प्लस आई ही होता है अमाउंट। तो इस बार प्रिंसिपल कितना था आपका 110 रुपए और इंटरेस्ट कितना लगा 11 रुपए, तो 121 रुपए का अमाउंट हो गया आपका 2 साल तक। यानी कि 2 साल बाद आप उस बैंक को जो जिससे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने लोन लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने पैसे लिए हैं, उसको आप 121 रुपए दोगे। ठीक है, अब आते हैं फॉर थर्ड ईयर। तो तीसरे साल में आप देखोगे, तीसरे साल में कहानी क्या है इनकी, तीसरे साल में इनकी कहानी क्या है। फॉर थर्ड ईयर आप देखोगे, थर्ड ईयर में आप देखोगे अगेन वही चीज हो आएगी, भाई बैंक बोलेगा अब यहाँ तीसरे साल में क्या था 100 रुपए पे इंटरेस्ट लगा, यहाँ पे क्या था 100 रुपए, भाई आपने हमसे 100 रुपए ले, बड़े सीधे आदमी है, बोला आपने हमसे 100 ही रुपए ले रहे हैं तो हम इंटरेस्ट 100 पे ही लेंगे, है ना, आप हमें 100 पे इंटरेस्ट देना। बट बैंक वाले क्या है, ये थोड़े चालाक हैं, इन्होंने क्या बोला भाई दूसरे साल तक, सेकंड साल तक आप पे कितना पैसा हो गया, आप पे हमारा 121 रुपए हो गया। ठीक है, आप पे हमारा 121 रुपए हो गया। तो आप पे हमारा जब 121 रुपए हो गया तो सर तीसरे साल के लिए, ठीक है, अब जो आपका प्रिंसिपल होगा वो आपका कितना होगा 121 रुपए होगा। तो 121 रुपए का किस पे, पी कितने दर पे सर 10% पे ही इंटू एक साल के लिए, एक साल टाइम देखो, एक साल टाइम तो भाई एक साल की अवधि है सबके लिए, है ना, एक साल के लिए अपॉन 100। ठीक है, तो आप देखेंगे 10 से 10 यहाँ कट गया, और यहाँ पे 10 से आप 121 को जब आप डिवाइड करोगे, 10 से जब मैं 121 को डिवाइड करूंगा तो आप देखो 10 से 121 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.1 रुपीज, यही तो आएगा 12.1 रुपीज। तो अमाउंट जो यहाँ हो गया, ठीक है, अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट फॉर थर्ड यानी फाइनल लास्ट में कितना पैसा वापस करेगा, अमाउंट आखिरी में वो कितना पैसा वापस करेगा उसकी बात यहाँ कर लेते हैं। तो अमाउंट हो जाएगा P प्लस आई, तो प्रिंसिपल इस बार था 121 रुपए और 121 में 12.1 रुपीज इसको इंटरेस्ट लगा। तो यहाँ देख लो 121 में आप ऐड कर रहे हो 12.1, तो 1 2 1 3 2 1 3 133.1, तो ये आ गया यहाँ पे 133.1 रुपीज यानी 10 पैसा या 1 पैसा। तो वहां तो आप 130 रुपए दे रहे थे, यहाँ आप 133, 3 रुपए ज्यादा दे रहे हो। तो बैंक जब भी आपसे ब्याज, तो ये डिफरेंस है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट पे जो आपका ब्याज दर है आपको बिल्कुल सिंपल, अब यहाँ तो 100 का 133 है तो आपको फर्क ज्यादा लग नहीं रहा है कि 3 रुपए तो ज्यादा है, बट यही अमाउंट अगर आप 1 लाख में कर दो, 10 लाख में कर दो, तो ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा चेंजेस इसमें आज आने को दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जो बैंक है वो बैंक हमेशा हमें किस में लोन देता है, बैंक हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, बैंक कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं देता है। ठीक है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमें जब निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालोगे किसकी हेल्प से, अब हमेशा जो, हाँ हेल्प की बात मैं बताता हूँ आपको, कभी बोल दे कि 10 साल, अब हमेशा 3 साल के लिए थोड़ा ना कोई लोन लेगा, कोई 15 साल के लेगा, कोई 20 साल के लिए, कोई 25 साल के लिए लेगा, तो हम ऐसे करके निकाल के रहेंगे क्या, नहीं, ये तो बस डिफरेंस आपको बताया कि डिफरेंस क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, दैट्स इट, और कुछ भी इसमें नहीं है। तो क्या सब डिफरेंस लगा, डिफरेंस इसमें लगा, देखो दोनों के लिए इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी। पहली ऑब्जर्वेशन आप देखो कि फर्स्ट साल का अमाउंट दोनों का सेम रहता है, पहले साल का अमाउंट आप देखोगे दोनों का सेम रहेगा। तो इससे पहला रिजल्ट आपका, एक रिजल्ट आपका ही निकलता है कि अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट दोनों का पहले साल का जो अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा। सेकंड साल से चीजें बदलेंगी, सेकंड साल में जो यहाँ पे आपका अमाउंट होगा वो आपका प्रिंसिपल का काम करेगा, किसमें,
कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि भाई बैंक वालों के लिए तो आपके पास, बैंक वालों के अकॉर्डिंग आपके पास हमारे 110 रुपए हैं, बैंक वालों के अकॉर्डिंग आपके पास हमारे 110 रुपए हैं कि भाई आपने जो है यानी मैंने जो है बैंक के 110 रुपए लौटाने हैं। तो अब जो ब्याज लगेगा वो इन 110 रुपए पे लगेगा, ऐसे नहीं कि वो आप 100 पे ही लगा के चलेंगे। वो साधारण ब्याज नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये तो डिफरेंस था इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसको आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, फिर इसमें बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, मजेदार क्वेश्चन के साथ। तो इससे आपकी थोड़ी सोचने की, ब्याज को सोचने समझने की आपको थोड़ी इसमें जो है क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।